डैप्स होती हैं, जब हम कहते हैं कि डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, तो डिसेंट्रलाइज का मतलब यही है कोई सेंट्रलाइज एंटिटी नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। तो डैप्स को अल्टीमेटली गवर्न कौन करता है? हमने देखा कि अगर कोई इंसान नहीं है, कोई उसमें कोई फाउंडर लॉन्च करता है, फिर वही काफी दिन तक कंट्रोल में रहता है। तो क्या ये सेंट्रलाइज वर्जन नहीं लगता आपको? या फ्यूचर में हर एप्लीकेशन अल्टीमेटली अपने आप को डिसेंट्रलाइज करने के लिए डाओ मॉडल पे आएगी? और हम ये डाओ वर्ड सुनते हैं, ये डाओ होता क्या है? कंफ्यूजिंग है, क्योंकि बहुत लोगों को ना, आप जब ये कहते हो वेब 2 में, जो लोग नॉर्मली, जो जिनको क्रिप्टो का नहीं पता, फिर वो कहते हैं यार हम आए थे, हमने देखा वो वहां पे भी कोई डिफरेंट नहीं है, इकोसिस्टम ऑलमोस्ट सेम जैसा ही लगा यार, कोई तुम कहते थे तो हमें तो कोई डिफरेंस लगा नहीं। तो आप क्या कहना चाहोगे कि अल्टीमेटली डाओ कब पिक्चर में आएगा, और डाओ होता क्या है? देखिए, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक मोटा मोटा ढांचा बना के दिखाता हूं कि दुनिया में जो वैल्यू एक्सचेंज होता है, बिजनेस वैल्यू एक्सचेंज जो होता है, वो बेसिकली तीन किस्म के लोगों के बीच में होता है। एक होता है यूजर, ठीक? जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने बात करता हूं नेटफ्लिक्स की या फेसबुक की। नेटफ्लिक्स का एक है यूजर बेस, जो इस समय 200 मिलियन यूजर के आसपास है। दूसरा है उसका इन्वेस्टर बेस, जो नेटफ्लिक्स के शेयर खरीद के बैठे हुए हैं। वो यूजर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। और तीसरा है नेटफ्लिक्स को रन करने वाले फाउंडर्स, उसका स्टाफ, वो लोग। ये तीन, कम्युनिटी, इन्वेस्टर्स या होल्डर्स या हॉडलर्स, जैसे भी आप बोलना चाहें, और तीसरा स्टाफ। ब्लॉकचेन के अंदर अगर आपने एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन लॉन्च की है, तो मोटा मोटा आप एक लॉ समझ लीजिए। अगर उस लॉ के हिसाब से एक डैप काम कर रही है, तो वो सेफ है, अदरवाइज वो सेफ नहीं है। पहला कि 50 से 60% जो टोकन्स होने चाहिए, वो यूजर्स या कम्युनिटी के लिए होने चाहिए। 50 से 60%। 20 से 25% या 20 से 30% टोकन जो होने चाहिए, वो इन्वेस्टर्स या उन लोगों के लिए होने चाहिए जो अगर डेली यूज नहीं भी करते हैं, बट उनका टोकन में विश्वास है और बुरे वक्तों में भी टोकन को बेचेंगे नहीं, जिनको आप बिटकॉइन की भाषा में हॉडलर्स बोलते हो। ये वो लोग हैं, 20 से 30%। ये टोकन उनको एलोकेट हो। और 15 से 20% होता है जो फाउंडर पूल में, जो फाउंडर्स और स्टाफ और एडवाइजर्स के लिए होता है। अगर आप दुनिया के सभी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स के टोकन इकोनॉमिक्स को देखो, अगर इस लॉ के हिसाब से वो टोकन इकोनॉमिक्स सेट बैठती है, हालांकि वो बिटकॉइन पर आप नहीं लगा सकते, क्योंकि बिटकॉइन तो 100% कम्युनिटी का है, क्योंकि उसने शुरुआत की थी। बट अगर ये टोकन इकोनॉमिक्स आप इथीरियम पर लगाओगे या सोलाना पर लगाओगे, तो ये बिल्कुल ठीक बैठेगी। तो जो एयर ड्रॉप होता है वो कम्युनिटी को होता है, वो कम्युनिटी का हिस्सा है। जो शुरू में वो आईसीओ करते हैं, या जो आईईओ करते हैं, या आईडीओ करते हैं, या वीसीस को देते हैं, वो बेसिकली होल्डर्स या हॉडलर्स, इन्वेस्टर क्लास है। और बाकी फाउंडर और स्टाफ और एडवाइजर्स का होता है। तो 50 से 60 कम्युनिटी, 20 से 30 इन्वेस्टर्स और 15 से 20 फाउंडर्स का। अगर इस लॉजिक के मुताबिक एक प्रोजेक्ट काम कर रहा है, तो मोटे तौर पर एक सही प्रोजेक्ट है। नंबर 1, इस बात को ध्यान में रख लीजिए। अगर ये रेशो आपको इस तरह से नजर आ रही है, तो वो मोटे तौर पर एक सही प्रोजेक्ट है। उसका टोकन इकोनॉमिक्स का बेसिक फाउंडेशन ठीक है। ओके। अब दूसरी बात आ गई कि उस प्रोजेक्ट के अंदर अब इस टोकन की जो सर्कुलेशन है, उसका गवर्नेंस मैकेनिज्म कैसे होगा। अगर मान लीजिए एक
फाउंडर ने सारे के सारे टोकन एक ही एड्रेस पर प्री माइन कर लिए, यानी कि पहले ही उसने उस एड्रेस पर डाल दिए, और वो ये कहता है कि मैं इन सब लोगों को इनके हिस्से के टोकन दूंगा, पर मैं अपनी मर्जी से डिसाइड करूंगा किसको कितना देना है। तो इसका मतलब है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड लॉजिक नहीं है, क्योंकि 50 से 60% कम्युनिटी पूल में लॉक होने चाहिए। कम्युनिटी ही उसको मिंट कर सके, कम्युनिटी के एक एक यूजर के एड्रेस पर वो जाने चाहिए। अगर वो ये कह रहा है कि मैं सारे टोकन 100 के 100% अपनी जेब में मिंट करके फिर लोगों में बांटूंगा, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ होने के चांसेस हैं। और अगर खुदा ना खास्ता उस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई ना कोई सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी हुई और वो हैक हो गया, तो कुछ सारे के सारे टोकन चोरी हो जाएंगे और प्रोजेक्ट एक ही रात में मर जाएगा। तो पहला तो ये बेसिक लॉ 50 से 60% यूजर, 20 से 30% इन्वेस्टर्स और 15 से 20% फाउंडर। दूसरा, टोकन कभी भी 100% प्री माइन नहीं होना चाहिए। जो भी प्रोजेक्ट अपनी टोकन सप्लाई शुरू में ही सारी बाजार में उतार देता है, उससे बड़ी ब्लंडर कोई नहीं होती। बिटकॉइन के सफल होने का सबसे बड़ा कारण क्या था? वो 0 से शुरू हुआ था और 100% टोकन सप्लाई तक पहुंचने में उसको 140 साल लगने हैं। 140 साल। और यहां 90% आल्टकॉइन प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो 2 या 3 साल में अपनी 100% टोकन सप्लाई मार्केट में ले आते हैं। क्यों ले आते हैं भाई? या तो उनको इन्वेस्टर को खुश करना है, या उनके फाउंडर का कोई अपना स्वार्थ है। ऐसे कौन से प्रोजेक्ट है जो 3 साल बाद आप बंद करने का सोच रहे हो? अगर एक प्रोजेक्ट आपने लॉन्च किया है तो उसकी 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल लाइफ होती है। जैसे टाटास है, टाटास के अंदर कंपनियां 50 साल के, टाटा 100 साल से भी ज्यादा पुरानी कंपनी है। तो अगर आपका टोकन सर्कुलेशन और टोकन रिलीज 10 साल, 15 साल, 20 साल तक का नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपकी टोकन इकोनॉमिक्स कच्ची है। तो इसका मतलब है कि आपका टोकन एक पॉइंट के बाद उठेगा नहीं। तो एक आम आदमी को ये 3 डिस्टिंक्शंस, यूजर शेयर, इन्वेस्टर शेयर और फाउंडर शेयर, और कितनी टोकन सप्लाई कितनी देर में पूरी मार्केट में आएगी, अगर वो लंबा समय है तो आप समझ लीजिए कि उस फाउंडर का कैरेक्टर ठीक है। वो ज्यादा टोकन मार्केट में लॉन्च कर ही नहीं रहा, तो जब ज्यादा टोकन मार्केट में आएंगे नहीं तो पंप एंड डंप कैसे होगा?